नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सांप्रदायिक हिंसा बिल पर देश की राजनीति में बवाल मच गया है। सरकार बिल पेश करना चाहती है, जबकि बिल के विरोध में बीजेपी ने अपनी तलवारें खींच ली हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक कदम आगे प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। सांप्रदायिक हिंसा का नाम आते ही नरेंद्र मोदी के तन बदन में आग लग जाती है। केंद्र सरकार ने बिल बनाकर जब राज्य सरकारों और अफसरों की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश शुरू की, तो गुजरात में 2002 के कत्लेआम को रोक पाने में नाकाम रहे नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिख दी। कहा, ये राज्य के अधिकारों पर डाका है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रिय प्रधानमंत्री जी, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसका मसौदा बेहद कमजोर है। ये बिल आपदा को न्योता देता है। ये बिल राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। बिल को लाने से पहले राज्य सरकारों, राजनीतिक पार्टियों, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है। सांप्रदायिक हिंसा बिल देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। केंद्र उन मुद्दों पर कानून बनाने में व्यस्त है जो राज्य सरकारों का मामला है। मुझे इस बिल की टाइमिंग को लेकर भी संदेह हो रहा है। मुझे लगता है समस्या पर ध्यान देने की बजाय इस बिल को राजनीतिक दुर्भावना और वोट बैंक की राजनीति के लिए लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, गुजरात। 2002 का कत्लेआम मोदी के राज पर ऐसा दाग है जिसे वो न छुड़ा पा रहे हैं और न ही भुला पा रहे हैं। लेकिन मजबूरी ऐसी, माफी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अब बीजेपी के साथी साथ होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। पूरे देश में कॉमनल वायलेंस के नाम पर बिल लाकर कांग्रेस सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है, फेडरल सिस्टम पर हमला करना चाहती है। नरेंद्र भाई ने जो मुद्दे इस बिल के बारे में रखे हैं सामने, शिवसेना का मोदी साहब को पूरा समर्थन है। मोदी की मजबूरी पर कांग्रेस ने बीजेपी को कस के लपेट लिया है। पार्टी इस विवाद के पीछे वोट की भूख देख रही है। नरेंद्र मोदी जी का तो काम है कि हर चीज को विवाद के घेरे में लाओ, कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाए, कैसे हर चीज को ट्विस्ट करके और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल में साफ कहा गया है कि किसी संप्रदाय, धर्म या जाति विशेष के विरुद्ध सोची समझी हिंसा में केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ दर्शक की नहीं होगी। अगर उसे लगा कि राज्य सरकार कारगर और तटस्थ कार्रवाई में नाकाम रही, तो अपनी तरफ से दखल देने के लिए स्वतंत्र होगी। इस बिल में यह भी लिखा है कि कोताही करने वाले अफसरों को सजा दी जाएगी। मोदी कुछ भी कहे, लेकिन सरकार अड़ गई है। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल तो शीतकालीन सत्र में ही आकर रहेगा। हम जरूर सहमति बनाएंगे और ये बिल इसी सेशन में हम लाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा जल्दबाजी में फैसला न करें, वो उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने विरोधियों के लिए एक रास्ता अभी भी छोड़ रखा है, सुझाव और संशोधन का। लेकिन मनमोहन सिंह ने संकेत दे दिया है कि उनकी उदारता को मजबूरी न समझा जाए। We will arrive at a consensus with regard to the legislation that should be brought to Parliament for discussion and for decision making, and we seek the cooperation of all segments of the House to ensure a smooth passage of the essential legislative business of the House. समाजवादी पार्टी, बीएसपी, अन्ना द्रमुक समेत ज्यादातर दलों ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल में संशोधन की मांग की है। सरकार ने ठान तो ली है, लेकिन उन संशोधनों से कतराकर बिल को कानून में बदलना उसके लिए नामुमकिन से कुछ ही कम होगा। दिल्ली से बालकृष्ण, अमिताभ सिन्हा और कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर जस्टिस गांगुली से जुड़ी हुई है। जस्टिस गांगुली की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जांच पैनल ने प्रथम दृष्टया यानी कि पहली नज़र में सबूत पाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पैनल को प्रथम दृष्टया ये सबूत मिले हैं, जिसमें जस्टिस गांगुली ने इंटर्न के साथ छेड़छाड़ की थी, इंटर्न के साथ गलत व्यवहार किया था। वारदात के दिन होटल गई थी इंटर्न। और ये जो बात है, अब जस्टिस गांगुली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सबब इसलिए बन सकती है क्योंकि पहली नज़र में अगर गलत बर्ताव की सबूत यहां पर मिल रहे हैं और रिपोर्ट में
जस्टिस गांगुली को उसके लिए जिम्मेदार बताया गया है, तो जस्टिस गांगुली इस मामले में यौन उत्पीड़न दुर्व्यवहार के मामले में बुरी तरह से फंस सकते हैं। और जो जांच पैनल बना है, उस पैनल ने यह माना है कि जस्टिस गांगुली ने लॉ इंटर्न के साथ गलत व्यवहार किया था और यह रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक भी कर दी गई थी। इस खबर पर लगातार हम आपको और जानकारी आज तक पर देते रहेंगे। फिलहाल रुख हमारी दूसरी खबर का। नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को फिर से हवा क्या दी, इस पर लगातार सियासत जारी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मोदी धारा 370 पर कहीं भी कभी भी उनसे बहस कर लें, चाहें तो अहमदाबाद में ही। किस दिन, किस जगह, किस वक्त वो 370 पे हमसे बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, वो चाहे हमें अहमदाबाद भी बुलाएं, हम वहां पे उनके साथ 370 पे बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नरेंद्र मोदी इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस दिखा पाए या नहीं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने मौका देखकर ऐसा चौका मारा है कि बीजेपी चित हो गई है। नरेंद्र मोदी श्रीनगर से सप्रेम भेजी गई चुनौती में फंस गए हैं। कम से कम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष सहूलियत देने वाले धारा 370 के छत्ते को छेड़कर नरेंद्र मोदी ने अब्दुल्ला पिता पुत्र से बैर मोल ले लिया है। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को उनकी हैसियत का आईना दिखाया। 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। नरेंद्र मोदी से हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ था। उमर अब्दुल्ला की नौजवान आवाज में कड़की और तलखी दोनों बढ़ी हुई थी कि जो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जानते नहीं है, वो जम्मू कश्मीर पे तबसरा करते हैं। जिन लोगों ने 370 दफा कानून पढ़ा नहीं है, वो 370 पे बात करते हैं। अब ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी कश्मीर आकर धारा 370 पर उमर अब्दुल्ला से बहस करेंगे या उन्हें अपने अहमदाबाद बुलाएंगे या फिर कतरा कर निकल जाएंगे। वैसे मोदी का इतिहास तो ये कहता है कि उन्हें सवालों के जवाब देने की आदत जरा कम है। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। करीब 2 महीने की भागम भाग के बाद नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में आया। आज नारायण साईं को सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस नारायण साईं से सच उगलवाने के लिए अब नार्को टेस्ट की भी तैयारी कर रही है। 58 दिन तक खूब दौड़ाकर, खूब छकाकर, देश के कई राज्यों की पुलिस को थकाकर पाखंड का भगवान गिरफ्त में आया तो यही बोला। जो आरोप है उनको खंडन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? खंडन करते हैं। कुछ नहीं किया आपने? खंडन करते हैं इन आरोपों का खंडन करते हैं। जो आरोप है वो कितने सही हैं? नहीं रही, प्रतिकूल भी नहीं रही, ये भी बीत गया। नारायण साईं पर आरोपों का अंबार है। बलात्कार से लेकर नाजायज संबंधों तक, यौन शोषण से लेकर महिलाओं पर अत्याचार तक, और तो और नाजायज रिश्तों के बाद अवैध संतान तक। फिर नारायण साईं की जुबान भला कैसे खुलेगी? अभी तो शुरुआती दौर है। वो शुरुआत में कोई भी आरोपी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। वो पूछताछ करेंगे, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन होगा। पुलिस ने बदनाम बाप के बदनाम सपूत को सूरत में पहले मेडिकल टेस्ट करवाया और अब सच उगलवाने की तैयारी है, क्योंकि नारायण साईं खुद पर लगे तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। और जब मंगलवार की रात अपना हुलिया बदलकर दिल्ली आते हुए पकड़ा गया था तो उसने नारायण साईं होने से ही इनकार कर दिया था। तो क्या पुलिस नारायण साईं का नार्को टेस्ट कराएगी ताकि आध्यात्म की आड़ में सालों तक चलने वाले पाखंड की हर सच्चाई साईं की जुबानी ही सामने आ जाए? क्या नारायण साईं की गंदी साजिशों का सच खंगालने के लिए उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा? बिल्कुल, अगर साइंटिफिक एविडेंसेस हमें कलेक्ट करनी है तो नार्को एनालिसिस ही क्यों, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट पे भी उनको रखा जा सकता है।
नारायण साईं लुधियाना के नजदीक एक गौशाला में ठहरा हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जैसे ही इसकी भनक लगी वो कूच कर गई, लेकिन तभी पता चला कि नारायण साईं लुधियाना से अचानक निकल गया है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है और पुलिस ने कुरुक्षेत्र के पास पीपली गांव से उसे दबोच लिया। अब नारायण साईं सूरत पुलिस की गिरफ्त में है और सवालों का अंबार है। सूरत की लड़की से बलात्कार के आरोप से लेकर साधिकाओं से अवैध संतान तक, यकीनन अब पाखंड के भगवान का सारा सच दुनिया के सामने होगा। संजय सिंह और गोपी घांगर के साथ अनुज मिश्रा, सूरत, आज तक। हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुसीबत और बढ़ सकती है। 2001 के इस केस में मुंबई की अदालत ने नए सिरे से ट्रायल के आदेश दे दिए हैं। 23 दिसंबर से इस केस की अब नए सिरे से सुनवाई होगी। 11 साल पुराने सलमान खान के हिट एंड रन मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट ने ट्रायल फिर नए सिरे से शुरू करने का फैसला सुनाया है। अब इस मामले से जुड़े सभी गवाहों के बयान दोबारा दर्ज किए जाएंगे। सलमान खान के वकीलों का कहना था, इससे पहले सलमान पर 304A यानी ड्राइविंग के समय गलती से एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाने का मामला था, जिसमें सजा 2 साल तक की थी। पर बाद में सेशंस कोर्ट ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या के तहत मामला चलाए जाने का आदेश दिया, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा है। इसलिए उन्हें गवाहों से नए सिरे से जिरह करने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस केस से जुड़ी वकील आभा सिंह इस फैसले से खुश नहीं है। उनकी माने तो ये केस अब और लंबा खींचेगा। हमने जब ये केस किया था तब पाया था कि बहुत सारे विटनेस मुंबई छोड़ के जा चुके हैं, तो उसका फ़ायदा इनको मिलेगा, क्योंकि कई साल निकल जाएंगे विटनेस को समन इशू करने में, उनको कोर्ट में लाने में, और इनके वकील कोशिश फिर से करेंगे कि ये केस और टलता रहे। इस मामले में सरकारी पक्ष का भी यही कहना था कि ये केस को लंबा खींचने की सलमान की एक चाल है। हालांकि अदालत ने कहा कि इस केस की सुनवाई चलते हुए काफी समय बीत चुका है, इसलिए अब इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। कोर्ट ने बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष को अपने गवाहों की लिस्ट दाखिल करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है। इसके बाद मुकदमे की नए सिरे से सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी। 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी के बाहर एक टोयोटा लेक्सस गाड़ी से कुचलकर फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे। इस गाड़ी को कथित रूप से सलमान खान चला रहे थे। आरिफ चंद्रा, मुंबई, आज तक। और खबर जस्टिस गांगुली से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। जस्टिस गांगुली ने कहा है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जस्टिस गांगुली को जो पैनल, जांच पैनल है, उसने प्रथम दृष्टया दोषी पाया था, यानी कि गलत व्यवहार करने का दोषी पाया गया था। मुश्किलें यहां बढ़ सकती हैं जस्टिस गांगुली की, लेकिन जस्टिस गांगुली का बयान तुरंत आया है इस खबर के बाद, और जस्टिस गांगुली ये कहते हैं कि अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, अभी कुछ भी नहीं कहूंगा। अब कहने को बाकी भी कुछ नहीं है जस्टिस गांगुली के पास, क्योंकि जिस पैनल पर जस्टिस गांगुली को भी बहुत ज्यादा भरोसा था, सुप्रीम कोर्ट के इस जांच पैनल ने जस्टिस गांगुली को प्रथम दृष्टया यानी कि पहली नजर में गलत व्यवहार का दोषी पाया है। जस्टिस गांगुली ने उस लॉ इंटर्न के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया था, वो व्यवहार उनका गलत था, जो आरोप उन पर लगाए गए थे उस दिशा में जांच पैनल की ये जो रिपोर्ट है, जांच पैनल का ये जो कथन है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब जस्टिस गांगुली ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया मेरी तरफ से नहीं होगी, ये जस्टिस गांगुली ने कहा।